नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे टमाटर की उन्नत खेती के बारे में। टमाटर में लगने वाली कीट बीमारियां लेट ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट, एंथ्रेक्नोज और बैक्टीरियल ब्लाइट, और इसके अलावा बैक्टीरियल बिल्ड, पाउडरी मिल्ड्यू हो या डाउनी मिल्ड्यू हो, डैम्पिंग ऑफ हो या फल सड़ने की समस्या हो, और बेस्ट स्प्रे शेड्यूल, उनकी मात्रा, सही समय और खाद का शेड्यूल, सही टाइम और जो ड्रेंचिंग है उसके बारे में। इसके साथ साथ हम बात करेंगे बंधाई का बेस्ट तरीका कौन सा है, बंधाई करके हम उत्पादन अच्छा कैसे निकालें, और इसके अलावा ड्रेंचिंग शेड्यूल, टमाटर की लगभग संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम बताने वाले हैं। इसलिए 2024-25 के लिए यह वीडियो बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। इसलिए वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले किसान भाइयों बात करते हैं उन्नतशील वैरायटी के बारे में। सभी प्रकार की जलवायु और सभी मौसम में अच्छा उत्पादन देने वाली यह वैरायटियां हैं। इनको आप लगा सकते हैं। नंबर 1 अर्का रक्षक, यह F1 वैरायटी है और इसके फल का साइज बहुत आकर्षक होता है, इसलिए मार्केटिंग करने में कोई दिक्कत नहीं आती है, आसानी से मार्केटिंग हो जाती है। नंबर 2 पर है सिंजेंटा कंपनी की साहो TO 3251, यह वैरायटी भी बहुत अच्छी है। साहो वैरायटी से आप 60 से 65 टन तक प्रति एकड़ उत्पादन निकाल सकते हैं। इसका उत्पादन बहुत अच्छा मिलता है। फल का वजन लगभग 90 ग्राम तक होता है। साहो वैरायटी के जो फल हैं वो 90 ग्राम तक के होते हैं, और 10 ग्राम बीजों की कीमत 700 से लेकर 850 तक आपको बाज़ार में देखने को मिल जाएगी। इसकी पहली पिकिंग 60 से 65 दिन के आसपास की जब फसल हो जाती है तब हम पहली तुड़ाई कर लेते हैं, और प्रति पौधा फल 15 से 18 किलोग्राम तक हमें देखने को मिलता है। अच्छा उत्पादन मिलता है किसान भाइयों। नंबर 3 पर है शेमिनिश कंपनी की अभिलाष वैरायटी। भले ही बाज़ार में सैकड़ों वैरायटी नई आ गई हों, फिर भी अभिलाष के मुकाबले उत्पादन में कोई वैरायटी नहीं है, और यह अच्छी वैरायटियों को टक्कर देती है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इस वैरायटी में जो टच है, देसी स्वाद देखने को मिलता है, और यदि टिकाऊ फल होता है, इसका जो फल है वो टिकाऊ होता है, काफ़ी लंबे समय तक टिका होता है पौधे पर, और 50 से 80 टन तक प्रति एकड़ उत्पादन हम निकाल सकते हैं इस वैरायटी से आसानी से। और इसीलिए यह किसानों के बीच में बहुत लोकप्रिय वैरायटी बनी हुई है, पसंदीदा वैरायटी बनी हुई है किसान भाइयों। 50 से 80 टन तक उत्पादन इसका मिलता है। अन्य वैरायटियों की तुलना में सबसे अच्छा। सीड्स 550 से 700 रुपये का बाज़ार में मिल जाएगा। 10 ग्राम आपको पहली तुड़ाई लगभग 65-70 दिन में जो मिलती है, उसमें अभिलाष वैरायटी में 10 दिन अतिरिक्त समय लगता है, और इसका उत्पादन बहुत अच्छा है, इसलिए इसको भी आप लगा सकते हैं किसान भाइयों। इसके बाद जो हमारी अगली वैरायटी है वो है US एग्री सीड्स की SW 1504 और SW 1508। जैसे मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में यह बहुत फेमस वैरायटी है, तो 1504 और 1508 को भी आप लगा सकते हैं। बाकी अभिलाष और साहो हम इनसे पहले आपको लगाने की सलाह देंगे। इन वैरायटियों से अच्छी हैं साहो और अभिलाष, इनको आप लगाएं। नामधारी सीड्स की NS 962 किस्म को आप लगा सकते हैं। इन किस्मों को आप लगा सकते हैं और अच्छा उत्पादन निकाल सकते हैं किसान भाइयों। जो आपको हमने वैरायटी बताई हैं, इनका उत्पादन बहुत शानदार देखने को मिलता है। बात करते हैं अगले टॉपिक की, लगाने का जो उचित समय है वो क्या है। तो टमाटर की खेती वैसे तो वर्ष भर हम कर सकते हैं, जिस हिसाब से आजकल इरिगेशन सिस्टम आ गए हैं, खाद दवाइयाँ आ गई हैं और वैरायटियाँ आ गई हैं, तो चाहे गर्मियाँ हो, बरसात हो, सर्दियाँ हो, सभी मौसम में लगभग हम टमाटर की खेती आसानी से कर सकते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है किसान भाइयों। और टमाटर की डिमांड भी वर्ष भर रहती है, इसलिए उसकी मार्केटिंग में कोई दिक्कत नहीं आती है, और वर्ष भर हम इसकी खेती कर सकते हैं। टमाटर की खेती यदि आप कर रहे हैं तो सर्दियों में यदि आप लगाना चाहते हैं, तो सर्दियों के लिए जो इसके लगाने का उचित समय है वो है अक्टूबर मध्य से नवंबर के महीने में आप इसकी प्लांटेशन करें, पौधरोपण करें। इससे इसकी ग्रोथ अच्छी होती है और
आपकी जो उत्पादन है वो भी अच्छा मिलता है, मार्केट में रेट अच्छे मिलते हैं। तो इस सीज़न में आप लगा सकते हैं। टमाटर की नर्सरी आप स्वयं घर पर तैयार कर सकते हैं। पोर्टरेज में कोकोपीट और बर्मी कंपोस्ट मिलाकर घर में तैयार करें। 20 से 25 दिन लगते हैं नर्सरी तैयार होने में, जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं। इस तरीके से आप स्वस्थ हेल्दी नर्सरी तैयार कर सकते हैं। और प्लास्टिक प्रोट्रे, बर्मी कंपोस्ट प्लस कोकोपीट, इनको आपको प्रोट्रे में ठीक तरीके से भरना है। उसके बाद एक सिंगल बीजों की बुआई करना है। बुआई करते समय आपको फंजीसाइड जैसे यूपीएल की साफ या रोको फंजीसाइड 15 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे कर देना है, जिससे जो फंगस की समस्या आती है वो नहीं आती है नर्सरी स्टेज में। और यदि कीटनाशक की समस्या है तो कॉन्फीडर या फिर एक्तारा या रोगोर, इनमें से कोई एक 15 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे कर दीजिए। नर्सरी अवस्था में जड़ों के अच्छे विकास के लिए एवं पीलापन की जो समस्या आती है नर्सरी अवस्था में, तो उसकी वजह से पौधे की ग्रोथ अच्छी नहीं होती है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए आप शुरुआत में 15-20 दिन के आसपास की जब फसल हो तो एनपीके 19-19 100 ग्राम और ह्यूमिक एसिड 50 ग्राम और सिंजेंटा कंपनी की क्वांटिस 40 ml 15 लीटर पानी में घोलकर आप स्प्रे कर दीजिए। इससे आपकी नर्सरी अच्छी होगी, जड़ों का विकास अच्छा होगा, जिससे पौधा मजबूती के साथ तैयार होता है। अब समय का एक और आपको ध्यान रखना है कि यदि आप प्लांटेशन सर्दियों के मौसम के लिए करना चाहते हैं तो 15 अक्टूबर से लेकर नवंबर के महीने में आपको प्लांटेशन कर देना चाहिए। और आपको बांस विधि से खेती करनी चाहिए, मतलब बांस को आपको लगाकर खड़े कर और उसमें अच्छे से बंधाई करने के बाद फिर यदि आप टमाटर की खेती करते हैं तो आपके उत्पादन में 4 चांद लगने वाले हैं। इससे क्या होगा कि लॉजिंग की समस्या नहीं आती है, हमारा जो पौधा है वो ज़मीन में नहीं गिरता है, जिससे हमारे फलों की क्वालिटी अच्छी रहती है और उत्पादन भी अच्छा मिलता है। तो इसलिए समय रहते आप बांस के टुकड़ों की व्यवस्था कर लीजिए। बांस की जो ऊंचाई है वो 8 फीट के आसपास होनी चाहिए किसान भाइयों, इतनी ऊंचाई पर्याप्त होती है। और 1.5 फीट के आसपास आप ज़मीन में गड़ा दीजिए। गड़ाने के बाद फिर आप बांस के टुकड़े आपको 1700 से 1800 के आसपास 1 एकड़ के लिए लगने वाले हैं। और बांस के टुकड़े गड़ाने के बाद फिर ये ब्लैक कलर की जो पैड वायर आती है इसका आप उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जंग नहीं लगती है। तार का उपयोग करने से जंग लगने की समस्या रहती है किसान भाइयों। बात करते हैं खेत की तैयारी की, तो ठीक तरीके से आप बेड बनवा लीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण होता है बेसल डोज। तो किसी भी फसल की दशा और दिशा दोनों तय करता है बेसल डोज, इसलिए बेसल डोज का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है फसल की ग्रोथ के लिए। तो ठीक तरीके से आपको खेत की तैयारी कराना है, फेंसिंग कराना है यदि आपके पास जंगली जानवरों की समस्या है, नीलगाय की समस्या है तो। और उसके बाद मल्चिंग पेपर लगाना है बेड तैयार कराने के बाद 25 माइक्रोन का। और बेड मेकर या बेड राइजर की सहायता से आप बेड तैयार करा लीजिए। और इसके बाद फिर आपको खेत की तैयारी करते समय आपको गोबर की खाद लेना है 4 ट्रॉली बेसल डोज के रूप में, और डीएपी खाद 50 किलोग्राम, एसएसपी खाद 2 बैग लेना है, और म्यूरेट ऑफ पोटास आपको 35 किलोग्राम लेना है। और यदि आपके खेत में दीमक की समस्या है और तो इसके लिए फिर आपको वाइट ग्रब की समस्या है तो आपको रीजेंट दानेदार आता है ग्रेन्युलर फार्म वाला, उसकी 5 किलोग्राम मात्रा लेना है। और प्रति एकड़ ठीक तरीके से मिलाने के बाद फिर आपको खेत में दे देना है। और यदि आप इनका उपयोग कर देते हैं तो निश्चित तौर से आपकी ग्रोथ फसल की बहुत अच्छी दिखेगी। ये सबसे पावरफुल बेसल डोज होता है किसान भाइयों। तो बेसल डोज का आप ज़रूर करें उपयोग, और मृदा परीक्षण जरूर कराएं, क्योंकि मृदा परीक्षण कराने से ही आपको पता चलेगा कौन से पोषक तत्व की कमी है या अधिकता है। उसके आधार पर आप फसलों को पोषक तत्व प्रदान दें। बेसल डोज देने के बाद फिर आपको ठीक तरीके से बेड तैयार कराना है किसान भाइयों। तो बेड तैयार कराने के लिए आपको बेड राइजर या फिर बेड मेकर की सहायता लेनी पड़ेगी। और ठीक तरीके से यदि आप बरसात में खेती कर रहे हैं तो बेड थोड़ा सा ऊंचे रखिए। बेड की चौड़ाई 3 फीट और सेंटर से सेंटर की दूरी 5 फीट आपको रखनी चाहिए, 4.5 से 5 फीट के आसपास रखनी चाहिए किसान भाइयों, इतनी दूरी पर्याप्त होती है। और इसके अलावा जब आपके बेड तैयार हो जाएं तो बेड की जो ऊंचाई है वो 1 से 1.5 फीट के आसपास रखनी चाहिए।
यदि बरसात का सीज़न है तो ऊंचाई थोड़ा ज़्यादा ही रखनी चाहिए, और सर्दियों में यदि कर रहे हैं तो चौड़ाई ज़्यादा रखिए आप। और आप सिंगल लाइन में या डबल लाइन में प्लांटेशन करते हैं वो दोनों विधि से आप प्लांटेशन कर सकते हैं। तो ये हो गई बेड तैयार की बात। तो ठीक तरीके से बेड तैयार कराने के बाद फिर आपको एक काम और करना है। यदि आपके आसपास पानी भरने की समस्या है तो आपको उत्तम जल निकास वाले खेत का चुनाव करना चाहिए किसान भाइयों। और टमाटर की बंधाई ज़रूर करें, क्योंकि भले आप ड्रिप मल्चिंग में करें या ना करें खेती, लेकिन टमाटर की बंधाई ज़रूर करिए। उससे आपकी फसल की जो उत्पादन क्षमता है वो बढ़ जाती है, इसलिए बंधाई अवश्य करें, भले ही आप बिना ड्रिप और मल्चिंग की खेती कर रहे हैं किसान भाइयों। तो इसके बाद आपको मल्चिंग पेपर का खर्च 1 एकड़ में 12 से 15 हज़ार रुपये के आसपास आता है। वहीं 16 mm की इनलाइन ड्रिप लगाना है बटन वाली, और ड्रिप का खर्च लगभग 20 से 25 हज़ार के बीच में आता है 1 एकड़ में। यदि आप ड्रिप की फिटिंग करते हैं तो इतना पर्याप्त होता है। मल्चिंग के ऊपर गर्म करके लोहे के एक पाइप से आपको इस तरीके से होल करना है प्लांटेशन के लिए। अब इसके बाद क्या करना है कि जब आपके होल हो जाए तो एक बेड में जिगजैग आप प्लांटेशन कर सकते हैं या आप सिंगल लाइन में प्लांटेशन कर सकते हैं। हमारे किसान भाई दोनों तरीके से प्लांटेशन करते हैं। तो सिंगल लाइन में आप वीडियो में जैसा देख रहे होंगे, और जिगजैग तरीके से आप देख रहे होंगे। इस तरीके से हमारे प्लांट की जो जियोमेट्री है वो दिखती है। और सिंगल और डबल लाइन दोनों में से किसी भी मेथड का आप उपयोग कर सकते हैं। जिगजैग यदि आप लगाते हैं तो इसमें पौधे की जो उत्पादन क्षमता वो थोड़ा सा ज़्यादा रहती है। सीड्स आपको 40 से 60 ग्राम लगता है 1 एकड़ के लिए किसान भाइयों। यदि आप हाइब्रिड और अच्छी कंपनी का बीज उपयोग कर रहे हैं तो 40 से 60 ग्राम पर्याप्त होता है। पौधे खरीद के लगा रहे हैं तो 15-16 हज़ार पौधे 1 एकड़ के लिए आपको लग जाते हैं। यदि आप खरीद के लगाएंगे तो इतने पौधे लगेंगे। जिगजैग प्लांटेशन के लिए पौधे से पौधे की दूरी आपको 2 फीट रखनी चाहिए, और लाइन से लाइन की दूरी 4 से 5 फीट के आसपास रखनी चाहिए किसान भाइयों। और हल्के हाथों से आप पौधरोपण करें, और कोशिश करिए कि शाम के समय प्लांटेशन करें। नर्सरी को पहले आप सिंचाई कर दें रोपण से पहले, और उसके बाद आपको उखाड़ना चाहिए। एक चीज़ और आपको करना है, जब आपकी नर्सरी में डैम्पिंग की समस्या आती है, डैम्पिंग ऑफ की, तो उससे बचाव के लिए आपको जब नर्सरी आपकी तैयार है तो उसमें आपको ऐसे डाउ की एक डेलीगेट आती है और घरडा की पुलिस आती है, तो इनका आपको स्प्रे करना है। क्यों करना है? क्योंकि आप प्लांटेशन बाहर एकदम से करेंगे तो 15-20 दिन तक हम कोई ना तो फंजीसाइड ना कीटनाशक का स्प्रे करते हैं। तो कीट बीमारियों से बचाने के लिए, पौधे में रेजिस्टेंट डेवलप करने के लिए हमें इनका उपयोग करना चाहिए नर्सरी अवस्था में। और उसके बाद फिर हमें थोड़ी सी तेज़ धूप में देना चाहिए, फिर फील्ड की हल्की सिंचाई करना चाहिए। फिर हमें शाम के 2 बजे के बाद कोशिश करिए कि जब ठंडा मौसम रहता है उस समय आप प्लांटेशन करें, क्योंकि सुबह टाइम यदि प्लांटेशन करेंगे तो आपके पौधे में डैम्पिंग ऑफ की समस्या आ सकती है। इसलिए शाम के समय 2 बजे के बाद आप प्लांटेशन करिए, हल्के हाथों से प्लांटेशन करिए। यदि आपकी डैम्पिंग ऑफ की समस्या आती है तो उसके लिए आपको 10 से 15% मतलब 100 से 150 पौधे एक्स्ट्रा रखिए आप, क्योंकि बीच बीच में गैप फिलिंग के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो इनका आप गैप फिलिंग कर दीजिए। बात करते हैं ड्रेंचिंग शेड्यूल के ऊपर। तो ड्रेंचिंग एक घुट्टी की तरह काम करता है। जैसे छोटे बच्चे को हम शुरुआत में घुट्टी पिलाते हैं, उसी तरह से हमारी टमाटर की फसल में शुरुआती अवस्था में ड्रेंचिंग की आवश्यकता पड़ती है किसान भाइयों। ड्रेंचिंग हमें टमाटर की फसल में 3 बार करनी पड़ती हैं सामान्य तौर पर, और इससे कम या ज़्यादा भी आप कर सकते हैं फसल की रिक्वायरमेंट के आधार पर। तो यदि आप ड्रेंचिंग करते हैं तो इसके लिए आपको जो फर्स्ट ड्रेंचिंग है टमाटर की फसल के लिए, जब आपकी फसल 3 से 4 दिन की होती है तब कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 500 ग्राम लेना है। एनपीके 19-19-19 आपको 1 किलोग्राम लेना है, और 200 लीटर पानी में इनको घोलना है ठीक तरीके से, और फिर जड़ों के पास देकर सिंचाई करना है किसान भाइयों। तो ये हो गई फर्स्ट ड्रेंचिंग। इसके बाद जो सेकंड ड्रेंचिंग है, जब आपकी फसल लगभग 5 से 7 दिन की हो जाती है तब आपको सेकंड ड्रेंचिंग का उपयोग करना है। और सेकंड ड्रेंचिंग में हमें क्या क्या लेना है
तो इसमें NPK 1261 लेना है 1 किलोग्राम और रोको फंजीसाइड लेना है 200 ग्राम और इसके अलावा ह्यूमिक एसिड 200 से 500 ग्राम लेना है और प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में घोलकर और सॉइल एप्लीकेशन के माध्यम से देना है इनको। तो ये सेकेंड ड्रेंचिंग की बात हो गई। अब थर्ड ड्रेंचिंग हमारी जब लगभग टमाटर की फसल 10 से 12 दिनों के आसपास की होती है तब हमें थर्ड ड्रेंचिंग की आवश्यकता होती है। इसके लिए वेलिडामाइसिन आप 500 ml ले सकते हैं और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 500 ग्राम और NPK 1261 1 किलोग्राम ले सकते हैं और ये थर्ड ड्रेंचिंग आप कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे केमिकल आते हैं जो हमारे किसान भाई अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार अलग अलग उपयोग करते हैं, जैसे NPK 1261, NPK 1261, इसके अलावा UPL की साफ फंजीसाइड है, रोको फंजीसाइड है, बाविस्टीन है और इसके अलावा आपको वेलिडामाइसिन, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, ट्राइकोडर्मा है और गन्ने का गुड़ है और ह्यूमिक एसिड है, चिलेटेड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है। इन सब की ड्रेंचिंग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने जो आपको शेड्यूल बताए हैं उन्हीं का उपयोग करना है, आप इनमें से किसी एक की आप ड्रेंचिंग शेड्यूल बना सकते हैं और अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। बात करते हैं अगले टॉपिक की, सिंचाइयों की। तो टमाटर की फसल यदि आप बरसात में खेती कर रहे हैं तो ज़्यादा सिंचाइयों की आवश्यकता नहीं होती, सर्दियों में भी अधिक आवश्यकता नहीं होती। ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो 2 से 3 दिनों के अंतराल पर 2 घंटे के लिए आप ड्रिप चला दीजिए, उससे पर्याप्त सिंचाई हो जाती है। सिंचाई के लिए आपको पता करना है कि ज़रूरत है या नहीं, तो मिट्टी का आप ढेला बनाइए, ऊपर उछालिए, यदि टूट जाता है मतलब सिंचाई की आवश्यकता है, यदि नहीं टूटता है इसका मतलब आपने पानी ज़्यादा दे दिया, आपको सिंचाइयों की आवश्यकता नहीं है फसल में। और एक चीज़ और, ज़्यादा पानी आपको फसल में नहीं देना है, उसकी वजह से फंगस आती है प्लांट में और पौधे में पीलापन की समस्या आती है और मिट्टी हमारी जब कॉम्पैक्ट हो जाती है, सख्त हो जाती है, तो उसकी वजह से जो जड़ों का विकास है वो भी ज़्यादा नहीं होता है, तो पौधे की हमारी ग्रोथ अच्छी नहीं होती। इसलिए ध्यान रखिए कि ज़्यादा सिंचाइयाँ हमें नहीं करना है, हमें जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी ही सिंचाई करना है ना, जिससे पीलापन और जड़ों का अच्छा विकास हो, पीलापन की समस्या ना आए। और एक चीज़ और ध्यान रखना है, स्प्रे शेड्यूल टॉनिक का हम यदि कर रहे हैं तो टॉनिक का ज़्यादा उपयोग नहीं करना है, जिसकी वजह से पत्तियां एकदम सकुलेंट हो जाती हैं, मोटी और मुलायम हो जाती हैं, जिससे सकिंग पेस्ट ज़्यादा अटैक करते हैं। इसलिए टॉनिक का उपयोग ज़्यादा नहीं करना चाहिए फसल में, जितनी आवश्यकता हो उतना ही करना चाहिए किसान भाइयों, जिससे सकिंग पेस्ट हमारे कंट्रोल में रहें। इसके बाद हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, और टमाटर में बंधाई सबसे महत्वपूर्ण काम होता है टमाटर में बंधाई का। तो जब हमारी फसल लगभग 10 से 12 दिनों के आसपास की हो जाती है तब हम बांस गड़ाना शुरू कर देते हैं। बांस आप लेबर की मदद से या फिर स्वयं भी आप फसल में गड़ा सकते हैं। और बांस इस तरीके से गड़ाना है कि आपको सबसे पहले 2 फीट लंबी रस्सी से बंधाई करें गड़ाने के बाद, और जिग जैग आपको बंधाई करना है, मतलब इस साइड का पौधा उस साइड की रस्सी से और उस साइड का पौधा इस साइड की रस्सी से, जिग जैग में। पहला पैड वायर आपको 2 से 2.5 फीट की ऊंचाई में बांधना है, आपको 2 से 2.5 फीट ऊंचाई में पहला बांध दीजिए, उसके बाद फिर दूसरा और तीसरा, ऐसे लेयर बनती जाएंगी और हम 6 फीट की ऊंचाई तक रस्सी को बांधेंगे, जिससे हमारा जो पौधा है वो प्रॉपर ग्रोथ करे और फलों की जो संख्या है वो ज़्यादा आए। और रस्सी मजबूत वाली उपयोग करना है, ऐसा नहीं कि आप जैसे शिमला मिर्च है, गेंदा है और अन्य फसलों में आप रस्सी कमज़ोर वाली बांधते हैं, तो ऐसा नहीं। जो भारी फसलें जैसे खीरा है, टमाटर है, इनके लिए आपको मजबूत रस्सी का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि टमाटर का जब फलन होता है तो बहुत ज़्यादा मात्रा में फल आते हैं, वज़न ज़्यादा होता है, इसकी वजह से हमारी रस्सी टूटे ना। और सपोर्ट के लिए आप कैंची बना सकते हैं, जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं। बांस के टुकड़े अतिरिक्त रूप से आप सपोर्ट के लिए गड़ा सकते हैं, लगा सकते हैं। और पहली बंधाई आपको 20 से 25 दिन के आसपास की जब फसल होती है तब आपको करनी चाहिए किसान भाइयों, और ठीक तरीके से बंधाई करें जिससे पौधा टूटे ना और उसकी शाखाएं मुड़े ना। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट टॉपिक है स्प्रे शेड्यूल का, क्योंकि टमाटर की फसल में बहुत सारी कीट एवं बीमारियां आती हैं जिनका समय रहते कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तो हम यदि
कीटों की बात करें तो कीटों में लीफ माइनर, एंथ्रेक्नोज, सफ़ेद मक्खी, थ्रिप्स, रेड माइट, वाइट फ्लाई और हॉपर। इसके अलावा जो लीफ माइनर है वो नर्सरी अवस्था में ही अटैक करना चालू कर देता है। फ्रूट बोरर है। और इसके अलावा बीमारियों की यदि हम बात करें तो निमेटोड है, और निमेटोड के अलावा लेट ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट, बैक्टीरियल बिल्ट, और इसके अलावा डैम्पिंग ऑफ की समस्या देखने को मिलती है। एंथ्रेक्नोज, पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू और फंगस की समस्या देखने को मिलती है। तो इनका हमें समय रहते कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। और बिल्ट की समस्या देखने को मिलती है जिसकी वजह से पूरी की पूरी फसल खराब हो जाती है किसान भाइयों। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं फर्स्ट स्प्रे 15 से 20 दिन के आसपास की जब फसल हो तब मैनकोजेब 75% WP 40 ग्राम, इमिडाक्लोरपिड 17.8 HL 10 ml, सिलिकॉन चिपको 5 ml, इनको 15 लीटर पानी में घोलकर आपको स्प्रे कर देना है। और स्प्रे कर देंगे समय रहते तो आपकी जो आने वाली फंगस जनित बीमारियां हैं वो कंट्रोल हो सकती हैं, आसानी से आप कंट्रोल कर सकते हैं। और सेकेंड स्प्रे की यदि हम बात करें तो आपकी फसल लगभग रोपाई से 30 से 35 दिन की होती है तब करना है। और थर्ड स्प्रे 40 से 50 दिन के आसपास की जब फसल हो जाती है तब करना चाहिए किसान भाइयों। 15 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करें। फोर्थ स्प्रे 60 से 70 दिन, फिफ्थ स्प्रे 85 से 90 दिन के आसपास की जब हमारी फसल होती है तब हमें 5वां स्प्रे करना चाहिए। छठवां स्प्रे 105 से 110 दिन के आसपास करना है। 7वां स्प्रे 120 से 130 दिन और 8वां स्प्रे 150 से 160 दिन, 9वां स्प्रे 175 दिन और 10वां स्प्रे। इसके अलावा आपको अपनी फसल की रिक्वायरमेंट के आधार पर स्प्रे शेड्यूल अपनाना है। आप टाइम कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जो हमने बताया है वो ही करना है। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं और उसको आप ठीक तरीके से अप्लाई कर सकते हैं किसान भाई। कौन सा टेक्निकल क्या काम करता है आप गूगल में यदि सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। बाकी हमने वीडियो में बताया ही है। डैम्पिंग ऑफ की समस्या आती है तो उसकी रोकथाम के लिए या तो आप बाविस्टीन या फिर रोको फंजीसाइड किसी एक की ड्रेंचिंग कर दीजिए। बिल्ट की समस्या आती है तो बिल्ट की समस्या के निदान के लिए हमें समय रहते सबसे अच्छे जो कॉम्बिनेशन है उनका उपयोग करना चाहिए। और इसके अलावा एक चीज़ और, टमाटर की फसल में यदि हमने समय रहते बिल्ट को कंट्रोल नहीं किया तो पूरी की पूरी फसल नष्ट हो जाती है। इसके लिए ट्राइकोडर्मा और गन्ने का गुड़ मिलाकर आप ड्रेंचिंग कर सकते हैं। निमेटोड की समस्या आती है, जड़ों में आपको गठान जैसी दिखाई देंगे तो इनके लिए आप बेलम प्राइम का उपयोग कर सकते हैं। निमेटिसाइड आती हैं बहुत सारी, इनमें से किसी एक का आप स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा आप निमेटोड की समस्या ज़्यादा है तो फिर आप गेंदे की कतार लगा दीजिए, उससे भी काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है निमेटोड। गेंदे की कतार लगाइए। और हम देखते हैं कि जब निमेटोड का अटैक रहता है तो पौधा एकदम स्वस्थ दिखता है लेकिन उसकी जड़ें कमज़ोर हो जाती है, एकदम से पौधा सूखने लगता है किसान भाइयों। लीफ माइनर की समस्या आती है तो लीफ माइनर के लिए एमेमेक्टिन बेंजोइड आपको 10 ग्राम लेना है, 15 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करें। या फिर आप वोलियम फ्लैक्सी 200 ml प्रति एकड़ की दर से आप स्प्रे कर सकते हैं। या फिर आप इमिडाक्लोरपिड 100 ml ले सकते हैं और इसका स्प्रे कर सकते हैं किसान भाइयों। तो इससे आपकी लीफ माइनर कंट्रोल हो जाता है आसानी से। बात करते हैं अगले टॉपिक की, फर्टिलाइज़र शेड्यूल के बारे में। साथियों, टमाटर की फसल में आपको खादों का उपयोग समय रहते समय समय पर ज़रूर करना चाहिए। और ड्रिप से यदि आप खेती कर रहे हैं तो लिक्विड फर्टिलाइज़र ही आपको प्रयोग करने पड़ेंगे। तो इसके लिए आपको फर्स्ट जो खाद है वो 10 से 12 दिन के आसपास, सेकंड खाद आपको 15 से 16 दिन, थर्ड खाद 20 से 25 दिन और इस तरीके से आप पाँचवीं खाद 35 से 40 दिन, छठवीं खाद 42 से 45 दिन और सातवीं खाद 50 से 60 दिन और 11वीं खाद 80 से 82 दिन। इस तरीके से आप खादों का जो शेड्यूल है वो आप उपयोग कर सकते हैं समय समय पर, जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं। लिक्विड फर्टिलाइज़र ही आपको देना है बेंचुरी की मदद से, क्योंकि आप यदि ओपन फील्ड में टमाटर की खेती करते हैं उस कंडीशन में आप नाइट्रोजन के पूर्ति के लिए यूरिया आप दे सकते हैं, फास्फोरस दे सकते हैं, लेकिन
वेंचुरी की मदद से आपको ड्रिप में यदि खेती किए हैं तो देना पड़ेगा। ओपन फील्ड की बात करें तो जैसे हम देखते हैं कि एक बार में हमने 15 किलो यूरिया डाल दी, 10 किलो DAP डाल दी, तो जो क्वांटिटी है वो हमारी ज़्यादा लगती है ओपन फील्ड में। वहीं ड्रिप वेंचुरी की बात करें तो वहाँ पे आप देख रहे होंगे 2 किलोग्राम यूरिया, फिर 2 दिन 4 दिन का अंतराल है, 1 किलोग्राम फॉस्फोरस, फिर 1-2 दिन का अंतराल है। तो इस तरीके से हमारे जो फर्टिलाइज़र हैं आपको देखने में ज़रूर लग रहे हैं, लेकिन वेंचुरी की मदद से यदि हम खेती करते हैं, डालते हैं तो कम ही लगते हैं। तो आप एक काम और कर सकते हैं कि आप 1 किलो 2 किलो फुटकर में मार्केट से मत लेके आइए, 50 किलोग्राम के जो बैग आते हैं वो लाइए। फूल अवस्था में फास्फोरस की मात्रा बढ़ा सकते हैं, फल अवस्था में आप पोटास की मात्रा को बढ़ा सकते हैं, जिससे फलों की चमक अच्छी आती है। ह्यूमिक एसिड, कैल्शियम नाइट्रेट, बोरॉन खाद और चिलेटेड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, चिलेटेड जिंक है, चिलेटेड कैल्शियम है, इनका आप उपयोग कर सकते हैं समय समय पर। इससे आपके पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है, फ्रूट की जो क्वालिटी है वो भी अच्छी होती है, तो इनका आप उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आप जैविक जो खादें आती हैं मार्केट में उनका आप उपयोग कर सकते हैं। और हम सलाह देंगे कि आप कोशिश करिए जहाँ तक संभव हो, जैसे खरपतवार नाशी का उपयोग कम से कम करिए, निराई गुड़ाई करिए। निराई गुड़ाई से आप खरपतवारों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आपको रासायनिक का उपयोग नहीं करना चाहिए, उससे पौधे की जो ग्रोथ है उस पर असर पड़ता है। और यदि आप ओपन में खेती करते हैं तो फर्स्ट खाद 25 से 30 दिन, सेकंड खाद 50 से 55 दिन, थर्ड खाद 70 से 80 दिन, फोर्थ खाद 100 से 120 दिन, पाँचवीं खाद 140 से 150 दिन। इस तरीके से आप ओपन फील्ड में यदि टमाटर की खेती करते हैं तो ये खाद शेड्यूल आप अपना सकते हैं। वीडियो को आप पॉज करके डिटेल में आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं किसान भाइयों। तो इस तरीके से आप खादों का शेड्यूल समय समय पर ज़रूर दें। और लागत की बात करें तो 1.5 लाख रुपए के आसपास 1 एकड़ में हमें लागत लगती है यदि हम सभी फर्टिलाइज़र और इनका उपयोग करें। उत्पादन की बात करें तो 70 से 80 टन प्रति एकड़ हमें उत्पादन बड़े आराम से मिल जाता है। लाइफ साइकिल की बात करें तो 8 माह तक टमाटर की फसल हमारी चलती है और उत्पादन देती है किसान भाइयों। यदि हमें टमाटर का एक औसत 20 रुपये का भी रेट मान के चलें तो प्रति एकड़ हमारा जो शुद्ध मुनाफा है वो लगभग 5 लाख रुपए से लेकर 5.5 लाख रुपए तक आसानी से मिल जाता है और हम 1 एकड़ से अच्छा उत्पादन निकाल लेते हैं किसान भाइयों। तो इस तरीके से आप टमाटर की खेती करके अच्छा मुनाफा निकाल सकते हैं। आज के वीडियो में हमने आपको संपूर्ण जानकारी टमाटर की खेती के बारे में बताई। यदि आप नेमेटोड कंट्रोल करना चाहते हैं तो गेंदे की लाइन लगा सकते हैं, जैविक खादों का उपयोग कर सकते हैं और नीम ऑयल का, फिश ऑयल का, इनका आप जैविक के रूप में उपयोग कर सकते हैं। ट्राइकोडर्मा, जीवामृत और वेस्ट डीकम्पोजर आते हैं, सरसों की खली है, इनका आप प्रयोग जैविक के रूप में कर सकते हैं किसान भाइयों। हमने अपना पूरा एफर्ट लगा के इस वीडियो को तैयार किया है आप लोगों के लिए। अब बारी है आपके एफर्ट की। आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, अपने किसान मित्रों के साथ शेयर कर दें और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय श्री राम।